इंडिया में इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद। 2024 में, यानी इस साल हुए अप्रैल से जून तक लोकसभा के इलेक्शंस, यानी कि सेंट्रल इलेक्शंस। इसके बाद अक्टूबर में होंगे हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शंस, और फिर दिसंबर में होंगे झारखंड में इलेक्शंस। पिछले साल 2023 में फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इलेक्शंस हुए। मई में कर्नाटका में इलेक्शंस हुए। नवंबर में मिजोरम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना में इलेक्शंस हुए। पॉइंट ये है कि कहने को इलेक्शन 5 साल बाद आते हैं, मगर इंडिया में हर 3-4 महीने में कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शंस होते रहते हैं। इलेक्शन का माहौल बना रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन्स करती रहती हैं। बड़े बड़े नेशनल लीडर्स का मूवमेंट होता है। टीवी और न्यूज वाले इलेक्शन की काउंटिंग, इलेक्शन के प्रचार प्रसार को टेलीकास्ट करते रहते हैं, और हम इलेक्शन के मजे लेते रहते हैं। और या जो बीच में बचा कुचा जो समय होता है, उसमें पंचायत के चुनाव, पार्षद के चुनाव, ये सब होते रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया वन नेशन वन इलेक्शन का, और एक कमेटी बनाई गई एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में, जो यह एक्सप्लोर करेगी क्या नेशन में लोकसभा के और विधानसभा के, यानी कि स्टेट के और सेंटर के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवाए जा सकते हैं या नहीं। मगर यह होगा कैसे, क्या रूल्स हैं, इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे यह पॉसिबल है, किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि इसको अचीव किया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह करने की ज़रूरत ही क्यों है, अलग अलग इलेक्शन करवाने में लॉस क्या है। तो आज की वीडियो में चलिए इसी पर बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडिया में इलेक्शंस स्टार्ट हुए थे 1951 में, जब हमारा नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। पहले इलेक्शन 1951 में करवाए गए। उस समय सेंटर के इलेक्शन और ऑलमोस्ट सभी स्टेट में इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवाए गए थे। हमारे नए प्रधानमंत्री और सभी स्टेट्स के नए मुख्यमंत्री एक साथ चुने गए थे। इसके बाद सारा सिस्टम बढ़िया सेट था। हर 5-5 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते थे, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव होते रहते थे। बट धीरे धीरे सिचुएशन में डिस्टर्बेंस होने लगे। कुछ स्टेट असेंबलीज को प्री मैच्योर डिसॉल्व कर दिया गया, कहीं पर मेजॉरिटी नहीं बन पाई। 1970 में लोकसभा को ही डिसॉल्व कर दिया गया, और फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। इस तरह से जब प्री मैच्योर डिसॉल्यूशंस होने लगे तो यह क्रम टूट गया, और अलग अलग टाइम पर हर स्टेट के चुनाव किए जाने लगे। और आज की डेट में सारा सिस्टम अनसिंक्रोनाइज्ड है। स्टेट्स के और सेंटर के इलेक्शंस अपने अपने टेन्योर खत्म होने के 5 साल बाद होते हैं, और हर साल 3 या 4 स्टेट्स में चुनाव हो ही जाते हैं। अब इस सिचुएशन को फिर से सिंक्रोनाइज करने के लिए सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने कई सारी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स, चीफ जस्टिस से बात करके अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की कि देश में एक साथ सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शन करवाना फीजिबल है या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन यह कहता है कि सेंटर और स्टेट्स में इलेक्शंस एक साथ होंगे, और लोग एक साथ 2 वोट कास्ट करेंगे, पहला अपने एमपी को चुनने के लिए, दूसरा अपने एमएलए को चुनने के लिए। मगर इससे फ़ायदा क्या है, क्यों यह आइडिया आया कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाए, क्यों जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में आता है कॉस्ट सेविंग का। इलेक्शंस बहुत कॉस्टली होते हैं, इलेक्शन महंगे होते हैं पब्लिक के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ईवीएम के मोबिलाइजेशन में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, व्हीकल्स हायर करने में, सिक्योरिटी में। वो टीवी पर एड्स देते हैं, काउंटिंग्स करवाते हैं, लोगों के वोटर आईडी कार्ड को रिन्यू करवाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग टाइप के मीडिया का प्रयोग करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी मैन पावर को मोबिलाइज करते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो इधर उधर से, हर जगह से, हर डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है, और वो अपना नॉर्मल रूटीन काम छोड़कर कुछ महीनों के लिए चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। इससे मैन पावर की एक सीधी कॉस्ट है जो इन्वॉल्व है इस चुनाव के अंदर, और दूसरी बात जो रेगुलर वर्क है गवर्नमेंट का वो सफ़र करता है। ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए जाने थे या जो काम हो जाना था उन महीनों में वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं, तो इसकी भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस की बात करें तो पॉलिटिशियंस चुनाव में प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करते हैं। व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स तक हायर किए जाते हैं, होर्डिंग्स लगवाए जाते हैं, टीवी पर न्यूज़ में एड्स दिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इलेक्शन में मोबिलाइज किया जाता है, जिससे उनकी भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। इलेक्शन में सिक्योरिटी देने के लिए, बूथ को सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, जिससे 2 नुकसान होते हैं। पहला तो कॉस्ट का नुकसान है, दूसरा हमारे देश की सिक्योरिटी का नुकसान है।
या पैरामिलिट्री ऑफिशियल्स या मिलिट्री ऑफिशियल्स जहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, बॉर्डर को सिक्योर कर रहे थे, वह वो काम छोड़कर इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, जिससे कुछ महीनों के लिए, कुछ हद तक ही सही, हमारे नेशन की सिक्योरिटी को थोड़ा सा खतरा बन सकता है। अब इतनी सारी कॉस्ट के बाद में एक और बड़ी कॉस्ट आ जाती है। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो बड़े बड़े लीडर्स, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, इनफैक्ट दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी उस स्टेट में अपना प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब बार बार अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे तो इन लीडर्स को बार बार मोबिलाइज होना पड़ेगा, बार बार दूसरे स्टेट्स में प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा, और जाना जरूरी भी है, रैली करना जरूरी भी है। अगर वह प्रचार नहीं करेंगे तो इलेक्शन में जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। पॉइंट यह है कि बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स अपने रेगुलर काम को छोड़कर चुनाव का प्रचार करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, साल में 3 या 4 बार, और इससे उनका रेगुलर वर्क कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता ही होगा। और इससे जो नेशन के डेवलपमेंट में स्लो डाउन आता है उसकी भी एक कॉस्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन के आने से सिर्फ 5 साल में एक बार इलेक्शंस होगा, दोनों के लिए एक साथ चुनाव प्रचार किया जाएगा, एक साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मोबिलाइज किया जाएगा, एक साथ मिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाएगा, एक साथ चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर अपने प्रचार प्रसार के लिए अपना काम छोड़कर आएंगे। एक ही बार बूथ लगाए जाएंगे, एक ही बार बूथ वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, एक ही बार हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, व्हीकल्स हायर किए जाएंगे, और कुल मिलाकर जो डबल एक्सपेंडिचर होता है उसकी जगह सिर्फ एक ही बार चुनाव और पैसा खर्च होगा। तो या तो थी कॉस्ट की बात। दूसरा पॉजिटिव पुश इस स्कीम को है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का मतलब होता है वो टाइम ड्यूरेशन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस कर देता है कि देश में इलेक्शन होने वाले हैं। जैसे कि इस बार मिड मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब जिस डेट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया, उस डेट से लेकर इलेक्शन खत्म होने तक देश में आचार संहिता लागू होती है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इस दौरान गवर्नमेंट कोई भी बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती, कोई योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, बड़े टेंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट सेंटर ही नहीं, स्टेट्स गवर्नमेंट भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। यानी कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, योजनाएं सब पॉज हो जाता है और सिर्फ बेसिक नेसेसरी रूटीन काम चलता रहता है। यह करना जरूरी भी है क्योंकि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता नहीं होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम का यूज कर सकती हैं अपनी योजनाओं को अनाउंस करने के लिए। वो वेट करेंगी इलेक्शन आने का, और इलेक्शन जब पास में होंगे तो नई योजनाएं अनाउंस करेंगे, नए रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स, भर्तियां निकाली जाएंगी, और ऐसा करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। 5 साल तक आप कुछ भी काम मत करो, इलेक्शन नज़दीक आए तो योजनाएं और रिक्रूटमेंट भर्तियां निकाल दो। ऐसा नहीं हो, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है ताकि इलेक्शन के समय कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। अब जब देश में बार बार इलेक्शंस होते हैं तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो 5 साल में 2 बार उस स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। एक बार तो जब सेंटर में इलेक्शंस होते हैं और एक बार जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं। मगर इसके अलावा भी जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है तो सेंटर भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं, प्रोजेक्ट्स टॉप होल्ड पर आ जाती हैं और 5 साल में 2 बार से कहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। अलग अलग जगह चुनाव होने के कारण वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक साथ ओवरलैप हो जाएंगे और 5 साल में सिर्फ एक ही बार काम रुकेगा। उसके अलावा 5 साल तक स्मूथली चलता रहेगा। इससे काफ़ी समय गवर्नमेंट का बचेगा, प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होंगे, कॉस्ट सेविंग होगी। मगर इस पॉलिसी में अभी तक कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस कारण इसको रिव्यू करना ज़रूरी है। सबसे पहला फियर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिमाग में है कि जब एक साथ इलेक्शंस होंगे तो जनरली लोग सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी को वोट कर देते हैं। जिस पार्टी के फेवर में हवा बन गई या जिस पार्टी को वोट करने का मन किसी इंसान ने बना दिया, वो जाएगा एक साथ वोट करने तो 2 वोट डालेगा सेम पार्टी को। यह कहना है पॉलिटिकल पार्टीज का। जब सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस में गैप होगा तो वोटर का मन बदल सकता है, वो और भी स्पेसिफिक डिसीजन ले सकता है। वोटर्स के लिए भी यह एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। मैक्सिमम स्टेट में सेंटर के साथ इलेक्शंस नहीं होते हैं, इलेक्शन अलग से होते हैं। आपने सेंटर में एक पार्टी को वोट दिया और उसने आपके मन के अनुरूप काम नहीं किया तो वोटर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में वो दूसरी पार्टी को वोट दे। मगर वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंट होने के बाद में आपने अगर एक बार वोट कर दिया तो 5 साल बाद आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते।
वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज है, छोटी पार्टीज है, उनको लॉस हो सकता है, क्योंकि जब सेंटर और स्टेट में इलेक्शंस एक साथ होंगे तो बहुत बड़े लेवल पर होंगे और इस कंबाइंड इलेक्शन में वोटर का ध्यान छोटी पार्टीज पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर कम जाएगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वोटर स्टेट गवर्नमेंट में भी अपना वोट सेंटर के मुद्दों को लेकर डाल देगा और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि स्टेट में कौन सी सरकार उपयुक्त है और सेंटर में कौन सी सरकार उपयुक्त है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम इसको इम्प्लीमेंट करने में यह है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंज करना पड़ेगा। एक साथ 5 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सभी स्टेट को अपनी असेंबलीज में इस अमेंडमेंट को पारित करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को राजी करना, सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट को राजी करना बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो जाती है तब क्या होगा? अगर कोई सरकार मेजॉरिटी नहीं बना पाती है तब क्या होगा? अगर फिर से इलेक्शन कराने की नौबत आती है तब क्या होगा? अगर एक बार किसी स्टेट में सरकार 5 साल से पहले गिर गई तो क्या दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे? तो फिर से अनसिंक्रोनाइजेशन हो सकता है। उस केस में क्या किया जाएगा? और अगर बीच में इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो फिर से सारी गड़बड़ी वापस से वैसे की वैसे हो जाएगी जैसी आज़ादी के बाद से अब तक हुई है। तो फिर इतना खर्चा करने का पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। सितंबर 2023 में जो कमेटी बनाई गई थी एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है। मार्च 2024 में इस कमेटी का कहना था कि 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिव्यू उनको दिए हैं, जिसमें से 32 पार्टीज इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को फिजिबल बताया और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 स्टेप अप्रोच बताई। पहले स्टेप में उन्होंने कहा कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस को कंबाइन करवाया जाए और दूसरे स्टेप में पंचायत के और नगर निगम के चुनाव उनको भी इसके साथ मर्ज करवाया जाए 100 डेज के गैप में। वैसे कुछ और कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी, जापान, फिलीपींस, बेल्जियम, जिनमें इस तरह की स्कीम को फॉलो किया जाता है और सेंटर में और स्टेट में एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। मगर हमें देखना यह है कि इंडिया में सरकार इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं। वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारे इलेक्शन का मैग्नीट्यूड तो बड़ा है ही, साथ में हमारा पॉपुलेशन और एरिया भी बड़ा है। लोगों के अंदर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो इन सब डिफरेंसेस के साथ एक साथ इलेक्शन करवाना एक मेहनत टास्क होगा। इस मामले में आगे सरकार क्या करती है और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।